क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये लाइन एकदम बीचों बीच है, इस लाइन का क्या नाम होता है? अगर ये लाइन एकदम बीचों बीच और इस लाइन के परपेंडिकुलर बनाते हैं तो इस लाइन का कुछ नाम होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। तो मान के चलिए कि ये डिस्टेंस d है, ये भी डिस्टेंस d है, और कुछ यहां पर एट ए डिस्टेंस x एक छोटा q चार्ज प्लस q रखे हुए हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ इस पे फोर्स कितना आएगा, ट्राई करिए। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, फाइंड, एक एक कर, इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एक एक करके। फाइंड फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ट्राई करिए। जो समझ में आए, जो दिल करे बस बनाओ। पीछे वाले को तो मस्त ठंडा लगता होगा ना? नहीं? तो हमें बताएं क्या? रुके, जल्दी करो थोड़ा, आ जाना चाहिए तुम। हे प्रभु, हम फोर्स किस पे निकालने बोले? वहां वहां क्वेश्चन देखो, फोर्स किस पे निकालना है। हाँ, आपको फोर्स इस वाले चार्ज पे निकालना है। तो इतना तो कुछ भी अगर नहीं आता तो इतना तो आता होगा कि इस प्लस क्यू को ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, और रिपेल किधर करता है? टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग। तो एक फोर्स इधर होगा और एक लाइन ज्वाइनिंग अगर देखा जाए तो एक फोर्स इधर होगा। अच्छा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा, एकदम आइडेंटिकल है। फोर्स का फॉर्मूला होता है K(Q1Q2 by r²। तो r वो डिस्टेंस होता है, तो ये डिस्टेंस हमको लगता है सब लोग निकाल लिए होंगे, √d² प्लस x², ये भी वही होगा। तो अगर इस फोर्स का लिखना जाए तो K(Q1Q2) डिवाइडेड बाय, यही डिस्टेंस है, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इस पार्टिकल पे एक फोर्स है कि दो फोर्स? दो फोर्स। तो हमको रिजल्टेंट का बात करना है, और रिजल्टेंट तुम इतना तो समझ गए होगा कि दोनों फोर्स अगर सेम है तो रिजल्टेंट किधर जाएगा? बीचों बीच, यानी रिजल्टेंट एकदम इधर जाएगा, एफ रिजल्टेंट। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब ये एफ रिजल्टेंट निकलेगा कैसे? ठीक है, एंगल वैंगल तो नहीं पता, एंगल पता रहता तो कर लेते। तो जब भी तुमको एंगल वैंगल नहीं पता हो
कभी भी। तो अपने मन से मान लो कि ये एंगल कितना है, थीटा। सिमेट्री से ये भी एंगल थीटा। तो अब हम बोल सकते हैं कि अगर हम इस f का दो कंपोनेंट करें तो इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, f cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट f sin थीटा, इधर जाएगा f cos थीटा। उसी तरह इसका भी इधर जाएगा, इधर आएगा f sin थीटा और इधर जाएगा f cos थीटा। f sin थीटा कैंसिल। तो यानी जो हम रिजल्टेंट फोर्स का जो हम बात कर रहे हैं वो 2 टाइम्स f cos थीटा, 2 ही लिखेंगे, k q और r स्क्वायर को डायरेक्ट लिखते हैं d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको थीटा नहीं पता है, लेकिन अगर थीटा नहीं पता है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ खोजो जब भी ऐसा केस आए। तो अगर ये थीटा है तो मेरे ख्याल से ये भी थीटा होगा, देखो तो। और अगर तुम देख रहे हो इसको, इसी ट्रायंगल को पकड़ लेते हो ना। अगर थीटा नहीं पता हो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा तो लिखा जा सकता है। बताइए इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या लिख सकता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में बेस कौन है, x। थीटा की तरफ हमेशा बेस होता है, तो x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही चीज यहाँ पुट कर देंगे, x डिवाइडेड बाय रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको बढ़िया सा थोड़ा सजा वजा के लिखोगे तो नीचे क्या लिख सकता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हो गया कौन सा फोर्स, रिजल्टेंट बोल सकते हैं या कौन सा फोर्स बोल सकते हैं, नेट फोर्स। स्टेप 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेट फोर्स निकाल लिए, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये क्लियर है यहां तक, इसको साइड में ही रहने देता हूं। इफ x इज इक्वल टू 0, बताइए फोर्स कितना होगा, 0। या तो फॉर्मूले में भी देख सकते हैं या फिर सिंपली सोच सकते हैं x 0 का मतलब वो पार्टिकल कहां पर होगा, बीच में, यहां पर होगा। तो यहां पर होगा तो ये जितने पे रिपेल करेगा वो भी उतना ही रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। दूसरा, इफ x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब पार्टिकल कहां चला गया, बहुत दूर, ठीक है। कितना दूर, बहुत दूर, इनफाइनाइट हो गया है ना। अब नेट फोर्स कितना, ये मेरे को बताओ पहले, 0 ही होगा या क्या होगा, 0 ही होगा, कैसे, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा भाई, ना ना ना, ये सब होता ही नहीं, बहुत कम है। हमको एग्जैक्ट बताइए, अगर आप बोल रहे हैं तो किस बेसिस में बोल रहे हैं, हमको ये बता दीजिए खाली। नॉट डिफाइंड, बोल नॉट डिफाइंड का मतलब जानते हो, ये फिजिक्स के परे है, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, अपना अपना मन। चलिए, तो जब भी ऐसा होता है तो देखिए मैथ्स हमको कैसे बचाता है पहले देखते हैं। नेट फोर्स का फॉर्मूला है के क्यू, एक और क्यू, एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। थोड़ा मैथ्स समझो, ठीक है। कि अगर x बहुत बड़ा है तो अगर ये x बहुत बड़ा है तो उसके सामने ये d बहुत छोटा है, तो हम इसी फोर्स को फिर लिख सकते हैं के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय, अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो बचेगा नीचे क्या, एक्स स्क्वायर और उसका पावर 3/2। तो नीचे सिर्फ क्या बचा, एक्स क्यू, एक एक्स कैंसिल हो गया, तो आ गया के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि अगर x का वैल्यू इनफाइनाइट है, पुट कर देते हैं, लिमिट लिमिट शायद पढ़ मैथ्स में है कोई टॉपिक, लिमिट ही का चीज चल रहा है ना। तो सम कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी,
को मैथ्स में क्या बोला जाता है? पढ़े हो ना मैथ्स में, कुछ कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी, ये कितना होता है? जीरो। सम कांस्टेंट अपॉन जीरो, इंफिनिटी होता है। जीरो अपॉन कांस्टेंट, जीरो। ये सब पता है कि नहीं पता सबको? बस तो वही चीज की है, ऊपर का कांस्टेंट है, नीचे इनफाइनाइट है, तो कितना हो गया? जीरो। पहले इसको नोट डाउन करिए। ये समझ में आया ना सबको, ये वाला पार्ट? ठीक है, इसे हम बहुत कुछ सिखाएंगे, इसलिए सीखना अच्छे से। तो यहां पे भी रखे तो भी फोर्स जीरो आया, और बहुत दूर भी रखे तो भी फोर्स जीरो आया। तो कहीं भी बीच में रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो फोर्स आ रहा है। तो अब मैथ्स के हिसाब से अगर कोई चीज जीरो से स्टार्ट हो रहा है और खत्म भी जीरो पे होगा, तो कहीं ना कहीं ग्राफ अगर जीरो से स्टार्ट होगा और जीरो पे खत्म होगा, तो कहीं ना कहीं एक मैक्सिमा आया होगा। मैथ्स यही बोलता है ना, अगर कोई ग्राफ जीरो से स्टार्ट होकर जीरो पे खत्म हो रहा है, तो जीरो से स्टार्ट होगा, बढ़ेगा और फिर घटेगा, तो एक जगह पक्का क्या आएगा? मैक्सिमा। तो अगर यहां पर एक मैक्सिमा आ रहा है तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड एफ मैक्स, और एफ मैक्स कहां होगा वो एक्स भी बताना है। तो सबसे पहले जब भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आता है क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। तो मेरे को ये बताओ कि एक मिनट, किसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? एक मिनट, यहां किसका फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है? अच्छा, यहां क्या वेरी कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, ये देखना। ये एक्स वेरी कर रहा है, फोर्स वेरी कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के लिए। हम यहां वेरी क्या करवा रहे हैं? एक्स। एक्स वेरी कर रहा है तो क्या वेरी कर रहा है? एफ। यानी कि हमको एफ को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डी एफ बाई डी एक्स। हमेशा फिजिक्स में याद रखना, जिसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो देखो कौन किसके ऊपर वेरी कर रहा है। चलिए फटाफट, मैथ्स में तुम लोग तेज है ही, इसमें नो डाउट है ना। तो हमको ये बताओ कि ये फंक्शन कहां गया, एफ कहां गया? ये रहा ना छोटा सा, उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? एक्स। और मैक्सिमा के लिए उसको किससे इक्वेट करना होता है? जीरो से। करके जीरो इक्वेट करो और हमको वहां से एक्स का वैल्यू निकाल के दिखाओ। हम चेक कर लेंगे मैथ्स में तुम लोग का कैसा है। चलिए,
ठीक है, कोई किए डिफरेंशिएट वगैरह कुछ भी? बताएं? चलो, किसी का आया आंसर? नहीं आया, चलो तो थोड़ा हम मेहनत करते हैं। अच्छा, एक तरह से अगर देखा जाए तो x ऊपर भी है और x नीचे भी है, यानी ये जो डिफरेंशिएशन है वो u बाई वी के फॉर्मेट में है। और जब भी इसको डिफरेंशिएट करते हैं u बाई वी में, तो याद है नीचे वाले के v का होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। के क्यू क्यू एक्स बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है? 3/2। तो नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, लिख लेते हैं। वैसे वैसे इसका जरूरत आएगा नहीं, 3/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद ऊपर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? पहले किसी को भी लो, कि पहले इसको लेते उसको लेते, किसको लेते हैं? v के भी लेते हैं। चलिए, तो v को लिए तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। और डिफरेंशिएट किसको करेंगे? ऊपर ये के क्यू क्यू कांस्टेंट है ना, इसको इधर ही लिख दे रहे हैं, के क्यू क्यू। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस होता है, फिर एक्स। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करता है? सबसे पहले ये इसका पावर 3/2 है, तो 3/2 नीचे उतर जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 1, 1/2 इंटू, फिर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होगा डी स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x। इसको चेन रूल बोलते हैं, शायद बोलते हैं ना, पढ़े होंगे क्लास 11 में, बेसिक में पढ़ाया गया होगा। डिफरेंशिएशन अभी हो गया ना, डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं हुआ, तब तुम्हारा गलती नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं, सीख जाओगे, ठीक है। और इसको किससे इक्वेट करना है? 0। हम इसलिए नीचे वाला का नहीं लिखना चाह रहे थे क्योंकि ये उधर जाके 0, ये कांस्टेंट भी उधर जाके 0 हो जाए, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, इस पूरे डायग्राम में, मतलब पूरे इसमें क्या बचेगा? ऊपर क्या बचेगा? डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस, ध्यान से देखो ये 2 2 यहां कैंसिल हो गया, तो -3x² डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ इज इक्वल टू 0, ठीक है, पक्का? देखते हैं ये चीज कितने लोगों को समझ में आएगा। समझ में आया? पक्का? तो डी स्क्वायर प्लस का पावर 1/2 कॉमन ले ली, तो इससे तो ये कॉमन आ जाएगा, और 3/2 का मतलब 1 प्लस 1/2 है, तो ये लिख लिए, और ये ठीक है, ये फिर उधर जाके कितना हो जाएगा? 0। अंदर क्या बचेगा सीधा बताओ जल्दी? डी स्क्वायर माइनस 2x² इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू सीधा बताओ क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस, क्योंकि रूट चढ़ेगा ना, डी ये क्या आया? ये वो पोजीशन आया जहां पर फोर्स मैक्सिमम होगा। तो फोर्स कितना मैक्सिमम होगा, क्या करना होगा?
इस x का वैल्यू इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यानी फॉर एफ मैक्स के क्यू क्यू बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और ऊपर भी एक x था ना, बस इसी x का वैल्यू इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, अब इतना से बचने के लिए, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला सम x बाय सम कांस्टेंट c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कभी भी ऐसा टाइप का इक्वेशन आया, और बहुत जगह आएगा, समझ जाना इसका हमेशा मैक्सिमम x मैक्स कहां पर आएगा, प्लस माइनस c/√2। अगर इसको याद कर लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, और अगर थोड़ा सा इसको याद नहीं हुआ तो इतना तामझाम है। अब तुम्हारे को देख लो क्या पसंद है तुमको। ठीक है, और हम इसलिए ये वाला लिखवा रहे हैं फंक्शन, ये वाला, कि ये फंक्शन बहुत जगह रिपीट होगा। अभी रिंग पढ़ेंगे ना, रिंग में भी सेम चीज आएगा, फिर हम वहां डिफरेंशिएट वगैरह नहीं करेंगे, हम सीधा बोलेंगे देखो इसी टाइप का फंक्शन है, मैक्सिमम यहीं पे होगा। बढ़िया से उतार लो सब अच्छे से। हो गया, उतारे सब लोग ना, ये फंडा याद रखना, काम आएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए इसी क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। अब अगर हम प्लस क्यू प्लस क्यू, ये रहा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर एक चार्ज माइनस क्यू यहां रखें तो क्या होगा, नेट चार्ज, नेट फोर्स 0, पक्का है। और अभी भी x डिस्टेंस पर अगर बात करें, अगर यही चार्ज यहां पर रख दें, तो जो फोर्स इधर जा रहा था वो फोर्स अट्रैक्ट करेगा, फोर्स सब कुछ वही रहेगा, बस रिपेल की जगह उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मेरे को ये बताओ कि अगर गलती से अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए इधर, ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो वहीं रहेगा, दूर चला जाएगा या वापस आएगा। अगर हम इसको जबरदस्ती उधर पुश करके यहां तक लाके छोड़ दिए, क्या होगा, वापस आएगा। कहाँ वापस आके यहीं रुक जाएगा कि पार हो जाएगा, मतलब यहां रहेगा तो ये दोनों मिलके खींचेगा, नेट फोर्स इधर ही आएगा, तो ये इधर वापस आएगा। तो जब वापस आना स्टार्ट करेगा तो कुछ वेलोसिटी उसके पास आएगा कि धीरे धीरे आएगा, कुछ वेलोसिटी आएगा।
तो जैसे वो यहां तक पहुंचेगा तो यहां तो नेट फोर्स 0 होगा, पर उसके पास उस समय कुछ वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? होगा। उस वेलोसिटी के कारण ये यहीं रुक जाएगा कि पार हो जाएगा? पार हो जाएगा। फिर जैसे इधर पार होगा फिर वापस क्या करेगा? पहले ये बोलना है कि ये पीरियोडिक मोशन करेगा, है ना, फिर पढ़ाना बेकार चला जाएगा, है ना। ये फिर क्या करेगा? पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन वो एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करता था? फोर्स पे। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आया तो एसएचएम करेगा, नहीं आया तो नहीं करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक्स डिस्टेंस पर फोर्स लिख देंगे। क्या वो एक्स डिस्टेंस पर फोर्स हम लोग लिखना सीख गए थे? निकाले थे ना, वही चीज होगा। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला था? के क्यू क्यू एक्स बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। मान लेते ये डी है और ये भी कितना है? डी। ठीक है। क्या अभी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है कि नहीं है? है ना। एफ एक्स और नीचे वाला एक्स तो दिख ही नहीं रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना जी। तो कैसे एक्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा? नीचे भी एक्स है ऊपर भी एक्स है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स तो है नहीं। तो अगर हम ये बोलें कि इफ एक्स इज वेरी स्मॉल, अगर ये कंडीशन लगाएं तो अब बताइए यही फोर्स को हम अब क्या लिख सकते हैं? के क्यू एक्स बाय, अब x बहुत छोटा है तो d उसके सामने बड़ा होगा, तो नीचे क्या लिखेंगे? डी क्यू स्क्वायर की क्यूब क्यूब। अगर x बहुत छोटा होगा तो फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी ये एसएचएम तभी करेगा जब x बहुत छोटा है। अब तो अगर x बहुत छोटा है तो इट विल परफॉर्म एस एच एम, और हर एस एच एम का एक टाइम पीरियड होता है जिसका फॉर्मूला होता है 2π√m/k। याद है F इज इक्वल टू के एक्स। तो यहां जो तुम्हारा कांस्टेंट आया वो कांस्टेंट है, तो बस वही वाला कांस्टेंट यहां पुट करके लिख देना है, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय डी क्यू। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके पास, एस एच एम इलेक्ट्रोस्टैट्स को कंबाइन करके, बताइए इसको। कहां पर टू छूट गया क्या? अच्छा, फॉर्मूला में 2 टाइम्स था ना, सब जगह 2 छूट गया ना हम लोग का, सब जगह नहीं छूटा शायद। अच्छा, तो इस तरीके से खाली डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। आपको कंसेप्ट वही था जो पहले पढ़े थे। हो गया यहां तक?
ठीक है, हो गया ना। अब एक क्वेश्चन बहुत फेमस होता है इस टाइप का, तो एससी वर्मा में भी तुमको मिला होगा कि अगर दो बॉल्स अगर लटका दिया जाए और दोनों में पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो कुछ दूर चला जाएगा। तो मान के चलिए एक इधर और एक इधर गया, इसको एंगल मानते हैं θ1, इसको एंगल मानते हैं θ2। उसमें जो क्वेश्चन है वो अलग क्वेश्चन है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अलग टाइप का है, ठीक है, समझना ध्यान से। मान के चलते हैं कि इसमें को मिला प्लस Q1 चार्ज, इसका मास है m1, इसको मिला प्लस Q2 चार्ज और इसका मास कितना है m2, ठीक है, और ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं, इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 और M1 इज इक्वल टू M2, बताइए θ1, एक मिनट उल्टा लिख दिया, इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 और M1 इज इक्वल टू M2, बताइए θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होगा। सब सिमेट्री है तो वही बराबर होगा, क्या दिमाग लगाना ही नहीं, क्या सेम होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन। प्लस क्यू एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल, और mg दोनों का किधर लगेगा, नीचे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि दोनों क्या होगा, इसमें लोग नहीं फंसता है, फंसता इसमें है। इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2 और M1 इज इक्वल टू M2, अब बताइए θ1 और θ2 में क्या रिलेशन। कॉपी पेन है, दिमाग भी है, बनाइए, जो समझ में आए ट्राई करो, जो समझ में आए, ठीक है, उसके बाद हम समझाएंगे बढ़िया से। अच्छा हाँ, ये दिए थे ना, हाँ याद आ गया। चलिए बताइए क्या आंसर आया आप लोग का, इक्वल होगा, कितने लोग का इक्वल आंसर है आप लोग का। क्यों, मतलब θ1 θ2 में कौन ज्यादा है, θ2 ज्यादा है, ठीक है। चलिए उसका एफबीडी बनाते हैं फटाफट, सारा राज एफबीडी में ही छुपा रहता है। सबसे पहले दोनों को लाइन ज्वाइनिंग पहले कर दीजिए, क्योंकि फोर्स हमेशा किधर होता है, टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग। तो एक F1 इधर होगा, एक फोर्स इधर होगा, इसका M2G नीचे होगा, इसका M1G नीचे होगा, टेंशन T इस तरफ T1 और इधर टेंशन T2, यही सब कुछ फोर्सेस होगा। अच्छा मेरे को ये बताओ तुम, Q1 अगर Q2 से बड़ा है तो F1 F2 में क्या रिलेशन, कौन बड़ा कौन छोटा। आप F1 बड़ा होगा, F2 बड़ा होगा, तो दोनों बड़ा है तो दोनों में कौन सबसे बड़ा होगा, F2। F1 F2 में क्या रिलेशन, इक्वल होगा, इधर इधर, हाँ। F1 F2 में क्या रिलेशन, तुम बताओ, बगल, इक्वल होगा,
क्या होगा जी? ये फर्स्ट डे ही बताए थे। चार्ज अलग अलग। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ? के, इसके लिए लिखेंगे के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। उसके लिए क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर। तो दोनों का न्यूटन थर्ड लॉ पढ़े हो ना, इक्वल एंड अपोजिट। तो जब ये F1 और F2 दोनों जो रिपेल करेगा, तुम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझो। दो फोर्स इसको धकेल रहा है और mg इसको किधर खींच रहा है? नीचे। तो जब ये दोनों फोर्स बराबर धकेल रहा है और दोनों का mg भी क्या है? सेम है, तो इसका मतलब दोनों थीटा सेम रहेगा। समझ में आया? थर्ड, तो Q1 Q2 में तो कुछ भी रिलेशन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2 और लिखा हुआ है M1 इज ग्रेटर देन M2, अब अगर अच्छा M1 अगर बड़ा हो गया तो इसका mg डोमिनेट करेगा, तो इसको ऊपर जाएगा कि थोड़ा नीचे रहेगा? थोड़ा नीचे रहेगा। तो अगर ये थोड़ा नीचे रहेगा तो थीटा1 कम हो जाएगा और थीटा2 थोड़ा बड़ा होगा। यानी हम सीधा लिखेंगे थीटा1 इज लेस देन थीटा2। उतारिए इसको। ठीक है। अब रहा बात, देखो तुम्हारे एचसी वर्ग में क्या क्या क्वेश्चन होगा वही बता रहे हैं। इस फोर्स को लिखने बोला होगा। इस फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और आर ये डिस्टेंस होगा। हो गया? आगे बढ़े? तो रिलेशन समझ में आया ना सबको? अच्छा, तब क्या बोल रहे हैं? अरे हमको ही बोले यार, हम भी थोड़ा हंसेंगे। नहीं भरोसा नहीं है तुम लोगों में। क्या पता अगले दिन ओएलएक्स में मिल रहा हो। कौन कौन हॉस्टल में रहता है यहाँ? हॉस्टल कहाँ? खिड़की था, हाँ था। तारा अपार्टमेंट में ही रहते थे। क्या? चलिए उतार लिए सब लोग। चलिए आगे बढ़ो। चलिए थोड़ा बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं ना। अभी दोनों एंगल कितना होगा? थीटा होगा। ये डिस्टेंस दे देते हैं L, ये भी डिस्टेंस दे देते हैं कितना? L। मेरे को ये बताओ कि इन लोग को क्या किए ना, ऐसे तो ये रुका हुआ होगा कहीं ना कहीं, थोड़ा और इसको दूर ले गए। कितना दूर ले गए? थीटा थीटा पे, और छोड़ दिए। तो छोड़ने से क्या होगा? थोड़ा सा पास पहले आएगा। मतलब हम उस उतना नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जस्ट रिलीज पे। किसका बात कर रहे हैं? जस्ट रिलीज। मतलब कि ऐसे तो ये रिपेल करेगा ही, तो यहाँ रुका हुआ था तो लोग को और थोड़ा दूर ले गए, और दोनों के बीच एंगल कितना था? थीटा और थीटा। और यहां से छोड़ दिए, तो जैसे ही छोड़े तो ये कुछ नीचे आएगा। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, जैसे नीचे आएगा उस समय उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ठीक है, ये पूरा मैकेनिक्स है, इसमें और कुछ नहीं।
अगर हार मान लियो क्वेश्चन देख के तो बोलो, हम आगे बढ़ते हैं फिर। नहीं, हॉस्टल में रहता तो घर कहाँ हुआ तुम्हारा? बिहार से तुम यहाँ आ गया, बताओ। जो फिजी में ही पढ़ना था तो बेचारा वहाँ पर पटना फिजी में पढ़ लेता। तो बिहार में कहाँ हो? सहरसा जिला करके। तो सहरसा से पटना ज्यादा पास है कि ये ज्यादा पास? तो हाँ? अच्छा हाँ, मौसी। अच्छा ठीक। Just release find acceleration of any ball, किसी भी बॉल का एक्सेलरेशन। हल नहीं देंगे हम। ये एल है ना, तो ये एल कॉस थीटा होगा और ये एल साइन थीटा होगा, तो दोनों मिला के 2l साइन थीटा होगा। ठीक है। चलो बताए फिर। इतना आसान होता। कुछ हिंट दे। हाँ हिंट देते हैं। कहेंगे तरकीब सही होगा। मेरे को ये बताओ, इसको जैसे छोड़ेंगे नीचे जाएगा कि ये सर्कुलर पाथ में जाएगा? सर्कुलर पाथ। और जैसे छोड़ेंगे तो वो इसी साइड जाने का ट्राई करेगा। पक्का है? तो इसी पर देखते हैं। तो इसका अगर एफबीडी बनाया जाए तो नीचे एक एमजी होगा, इस साइड एक टेंशन होगा, इस साइड एक फोर्स होगा। बताइए उस जैसे ही छोड़ेंगे उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? इस साइड होगा। तो जिधर, याद रखो, बहुत कुछ समझा भी देते हैं, जिधर एक्सेलरेशन होगा एक एक्सिस हमेशा उधर ही लेना होता है और दूसरा ठीक उसके परपेंडिकुलर। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये थीटा है तो इसमें से कौन थीटा लिखे? क्या लिख सकते हैं ये थीटा? किसी को अगर दिक्कत ना हो तो अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फिर कितना लिख सकते हैं? थीटा। तो अब मेरे को बताओ एफ का कंपोनेंट इस तरफ क्या आएगा? एफ कॉस थीटा, इधर आएगा एफ साइन थीटा। क्या हो जाता है इसको? हाँ, उसी तरह mg का कंपोनेंट बताओ। mg का इधर कंपोनेंट कौन सा? mg cos थीटा और इस तरफ mg sin थीटा, और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। तब सब भूल जाओ और इसी डायरेक्शन को देखो, कौन डोमिनेट करेगा? mg sin थीटा कि f cos थीटा? mg sin थीटा। तो सिंपल एक इक्वेशन लिखेंगे, mg sin थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसमें हमको क्या निकालना है? ये सब पता, थीटा वेटा दिया हुआ है, हमको खाली यहाँ पर क्या निकालना है? फोर्स। और हमको पता है कि यहाँ फोर्स हम लिख सकते हैं के क्यू वन क्यू टू, के क्यू स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय, अगर ये एल है तो ये डिस्टेंस एल साइन थीटा, ये भी डिस्टेंस एल साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको यहाँ क्या कर देंगे?
बस ये एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से। सर अगर टी का कंपोनेंट लेते हैं, एक मिनट, टी का कंपोनेंट इधर, एक्सेलरेशन किधर है, तो तुम इधर लेके क्या करेगा। इसीलिए हमेशा याद रखो, एनएलएम इसलिए पढ़ाते हैं बढ़िया से, जिधर एक्सेलरेशन होगा एक एक्सिस हमेशा एक्सेलरेशन की तरफ, दूसरा ठीक उसके परपेंडिकुलर। और समझो, यहां तक समझ में आया। पहले इसको उतारो, हम पूरा धीरे धीरे ना मैकेनिक्स भी तुम लोग को धीरे धीरे सिखा देंगे। ठीक है, जो जो बता रहे उसको खाली नोट करते जाना और समझते भी जाना कि जिधर एक्सेलरेशन होगा एक कंपोनेंट उधर लेना ही लेना है, एक एक्सिस। और जब रेस्ट पे रहता है तब एक्सिस किधर लेना होता है, जिधर मन करे, क्योंकि हर एक्सिस पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो अगर रेस्ट पर है तो एक्सिस किधर भी ले लो, लेकिन जब बॉडी एक्सेलरेट करेगा तो एक एक्सिस हमेशा एक्सेलरेशन की तरफ। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से आप लोग का वो अन्य और भी पढ़ाना है सर, और कुछ हो गया सबका। अब मान के चलो कि इसी में ही अच्छा, इस साइड तो एक्सेलरेट किया, इस साइड जैसे ही छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये तो सर्कुलर पाथ में जाएगा ना। और जब भी सर्कुलर पाथ में जाता है तो क्या करते हैं, यहां बता दो, जब भी सर्कुलर पाथ में जाएगा, जब भी ऐसे सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी जा रहा है, एक फोर्स मान के चलो बाहर है, इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। तो मान के चलिए हम एफबीडी बनाए, ठीक है, तो एक एक्सिस हमेशा सेंटर की ओर लेना होता है सर्कुलर मोशन में। तो एक फोर्स F1 ले लिए, एक फोर्स क्या ले लिए, F2। तो हमेशा नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो F2 सेंटर की ओर है, F1 बाहर है, तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन जहां हुआ तो एक एक्सिस हमेशा किधर लेना होता है, सेंटर की तरफ। और क्यों लेते हैं सब, बहुत बेसिक सा चीज है। जब सर्कुलर मोशन होता है तो एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है, और वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किधर होता है, सेंटर की तरफ। और हम अभी सीखा है कि एक एक्सिस हमेशा किधर लेना होता है, एक्सेलरेशन की तरफ। और इसमें एक्सेलरेशन किधर है, सेंटर की तरफ, इसलिए एक एक्सिस सेंटर की तरफ बना ली। और लिखेंगे F1 माइनस F2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो यहां भी ये सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा है, तो हम लिखेंगे सेंटर की ओर कौन सा फोर्स है, T, उसके अपोजिट माइनस F साइन थीटा माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। लेकिन अगर हम जस्ट रिलीज का बात कर रहे हैं तो उस समय वेलोसिटी जीरो, तो हम यहां से लिखेंगे टेंशन इज इक्वल टू F साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। समझ में आया क्या लिखे। तो हमारा बेसिक तरीका यही है, लेकिन हम जस्ट रिलीज का बात करें तो जस्ट रिलीज के केस में वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, जीरो।
समझ में आ गया नहीं होगा? हो गया कंप्लीट? ठीक है, एक चीज करवा देते हैं, अगर समझ में आए तो ठीक। एक प्लस क्यू चार्ज, Q1 चार्ज, एक प्लस Q2 चार्ज पे जो फोर्स लगाता है उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है? पॉइंट चार्जेस के लिए। तो अब हमसे अगर पूछा जाए कि एक पॉइंट चार्ज Q1 एक प्लस Q2 रॉड पे जिसका लेंथ L है और ये डिस्टेंस D है, ये Q1 इस Q2 को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? पहले ये बताओ। रिपेल करेगा। और फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? कुछ लगाएगा। अब वो फोर्स कितना होगा? तो क्या यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए? पॉइंट चार्ज। तो अब हम एक बुद्धि लगाएंगे, नहीं, सेंटर ऑफ मास का भी कंसेप्ट नहीं लगाना है, और वो तभी लगेगा एक ही स्पेशल केस होता है, कब? स्फीयर के लिए। ये स्फीयर तो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो हाँ, इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डरो मत, इंटीग्रेशन बहुत सस्ता है, एकदम छोटा सा चीज है वो, एक बार समझ जाओ खाली। इंटीग्रेशन क्या कहता है और उसका मतलब क्या होता है वो पहले समझो। सबसे पहले हमको पता है कि ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। तो हम क्या करेंगे, इस रॉड को रॉड की तरह ना देखें, इसको हम बोलेंगे कि छोटा छोटा चार्जेस से मिलके बना है, ठीक है। ऐसा बहुत छोटा 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 चार्जेस है, ठीक है। तो हम क्या, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि आप कोई भी एक काम करो, कोई भी एक छोटा सा चार्ज यहाँ पिक करो, ठीक है, और छोटे से चार्ज का वैल्यू ले लेते हैं कितना? dq, और यहां से ये डिस्टेंस कितना ले लेते हैं? x। तो ये Q1 इस dq चार्ज पे टोटल फोर्स लगाएगा कि एक छोटा सा फोर्स लगाएगा? छोटा सा। उस छोटे से फोर्स को बोलते हैं dF, और उसका अगर हमको वैल्यू लिखना है तो लिखेंगे K Q1 इंटू dq डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो ये हम इसके ऊपर लिख दिए। अब हमको dq अगर निकालना होगा, कैसे निकालेंगे? तो इस dq, अब देखो सिंपल चीज है, इस dq का कुछ छोटा सा एक डिस्टेंस होगा जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? dx। इसका भी तो कुछ लेंथ होगा ना, छोटा चार्ज का लेंथ x पे कितना ले लिए? dx। तो एक छोटा चार्ज मिल गया। तो dq कैसे निकालेंगे? तो जो टोटल चार्ज रॉड का कितना है? Q2, और इसका टोटल लेंथ कितना है? L। यूनिटरी मेथड क्या किया, टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिए, और हमको सिर्फ कितने लेंथ का चाहिए? dx। तो उस dx उसको क्या कर दिए? मल्टीप्लाई। यूनिटरी मेथड क्लास 9-10 में सीखे होंगे, है ना, कि 10 मीटर का मास 5 केजी, ठीक है, 10 मीटर का मास 5 केजी, तो 3 मीटर का मास, तो हम लोग ऐसे लिखते थे कि 10 मीटर का मास 5 केजी, तो 1 मीटर का मास 5/10 केजी, तो 3 मीटर का मास कैसे लिखते थे? 5/10 इंटू 3, वही चीज लिखे हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि Q2 चार्ज है L लेंथ में, तो 1 कूलम हो जाएगा L/Q2, तो dq होगा, तो dq से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। तो मतलब ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया, इसको मिटाते हैं। अब सब कुछ यहाँ पुट कर देते हैं, तो df इज इक्वल टू k Q1 Q2 dx बाय L डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये फोर्स किस पर आया? इस dq पे आया,
तो अब अगर हमको टोटल फोर्स निकालना होगा तो ऐसा छोटा छोटा चार्ज हर जगह होगा, तो ऐसा छोटा छोटा चार्ज पे हर छोटा छोटा फोर्स होगा, और सब पे फोर्स किधर होगा, इधर ही होगा। तो सब अगर इधर ही होगा तो डायरेक्ट हम ऐड कर लें, अगर अलग अलग डायरेक्शन में होता तो क्या निकालना पड़ता, रिजल्टेंट। तो अगर सब सेम डायरेक्शन में है तो हम सीधा बोलेंगे कि अगर हमको नेट फोर्स चाहिए तो हम सारे छोटे छोटे वो डीएफ फोर्स को ऐड करेंगे, और छोटे छोटे चीज को ऐड करने को ही क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ के Q1 Q2 dx डिवाइडेड बाय L इंटू एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। अब यहाँ लोअर लिमिट और यहाँ अपर लिमिट, तो अगर हमको इस पूरे रॉड को कवर करना है तो ये एक्स लेंथ स्टार्ट कहां से होगा, अगर हमको रॉड को कवर करना है पूरा तो ये एक्स लेंथ कहां से स्टार्ट करना होगा, डी से। एक्स का वैल्यू स्टार्ट कहां से होगा, डी से, और खत्म कहां तक होगा, डी से स्टार्ट होगा और खत्म होगा डी प्लस एल। हम यहां से माने हैं ना, रॉड का स्टार्टिंग पोजीशन कहां से है, डी से, और खत्म कहां पर हो रहा है, डी प्लस एल। यहां से लिए ना, ओरिजिन हम यहां पुट किए। अब खाली करना क्या है, इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन पता है ना, करके बताओ फिर। तो ये थोड़ा हो गया कि थोड़ा क्वेश्चन टफ है थोड़ा, है ना, लेकिन ज्यादा भी टफ नहीं है, कर सकते हो। और हमको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका आंसर आएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डी इंटू डी प्लस एल। एक बार देखो ना करके, शायद मेरा अंदर का गट्स फीलिंग बोल रहा है कि यही। हाँ, कहाँ है, नहीं होगा, एक बार देखो करके, क्योंकि मेरा गट्स फीलिंग बोल रहा है आंसर वही होगा। देखो तुम्हारा भी वो अंदर फीलिंग वही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। और तुम लोग क्वेश्चंस बनाओ जी, जितना हो सके क्वेश्चंस बनाओ, और जितना हो सके डाउट्स हमसे पूछो। ठीक है, तो 5 बजे खत्म कर देते हैं क्लास, जिसका इसका डाउट होगा वो हमसे पूछो, ठीक है। आया किसी का आंसर, देखो तो निकालो, क्या आया, वही आया ना, देखा। हाँ? तुम्हारा आया, हाँ। ठीक है,
एक और क्वेश्चन दे, ये घर पे ट्राई करना। ये उतार लेना सब लोग, देखो उतार उतार। इंटीग्रेशन कर दे कि कर लोगे? हो गया? ये तो सब कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएगा। खाली 1/x² का इंटीग्रेशन इतना तो आना चाहिए। जब भी खाली समय बैठो और ऐसा लगे कि कुछ काम नहीं है, तभी इस क्वेश्चन को करना। दोनों रॉड अगर प्लस क्यू प्लस का होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये फोर्स निकाल के बताना कितना होगा। ट्राई करना है ना, अगर बन जाए तो। क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा अच्छा टीचर से नहीं बनता है, हम लोग से बन जाएगा तो थोड़ा लगेगा अंदर से बहुत कुछ आता है। हाँ एकदम ठीक है। अब ये मत करना कि सब छोड़ छाड़ के इसी के पीछे लग गए दिन भर, आईटी तो निकालना ही है। ठीक है, हम बोले जब काम धंधा कुछ ना हो, ऐसा ऐसे बेकारी बैठे हुए कभी, ऐसा तो होता नहीं होगा कभी, तो अगर ऐसा कुछ लगे तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है लिए। तुम लोग फोर्स से रिलेटेड ना हम लोग सारा चीज देख पढ़ लिए, फोर्स कैसे लगेगा, किधर लगेगा, क्या लगेगा, सब कुछ ठीक है। और अगर फोर्स से रिलेटेड अगर पढ़ना हो तो ऐसी बारों में बहुत सारा क्वेश्चंस होगा वैसे। टोटल कितना क्वेश्चन है इसमें? 75। 30 बना लिए। और अगर हम क्वेश्चन दें इसमें फोर्स रिलेटेड, तो जितना टाइप का क्वेश्चन कराना था हम करा दिए, ठीक है। फोर्स इन वेक्टर मेथड तो बता दिए थे, है ना, वो भी करा दिए। कूलम्ब्स लॉ भी हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन लिखिए ऐसे मजे के लिए, है ना। कैन, एक मिनट, कैन वैन हटाओ। हम कुछ हम कुछ हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको बताना ट्रू फॉल्स बस, 50-50 चांस रहेगा, है ना। अ न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल नहीं, जिसको आता है चुपचाप रहना। ये चिल्लाओ भाई, क्या पता सही है कि गलत है। चार्ज बॉडी कैन नॉट अट्रैक्ट और रिपेल न्यूट्रल बॉडी। दूसरा, a charged body
कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी। थर्ड, a charged body can repel neutral body। एक और आप ऐसा कर दीजिए सर, एक और एक और, 1 2 3 4 चलिए आराम से, आपके पास 5 मिनट समय है, आराम से सोचिए, डिस्कस मत करना, डिस्कस करने फिर मजा नहीं आएगा यार, फिर गेम में फिर वो मजा नहीं है। ठीक, अपना आंसर अपने पास, जी सर। ठीक है, बताना भी नहीं है किसी को। आपको सोचने के लिए 5 मिनट समय भी है और खुद से बातें करना है, अब मन ही मन करना है। और एक ही बार आंसर देना है, ऐसा नहीं पहला हो गया दूसरा, एक ही बार तीनों सोचो और आंसर दे दो। हाँ, ट्रू फॉल्स में कोई भी ट्रू फॉल्स हो सकता है। हाँ, ट्रू फॉल्स है। या फिर ऐसा ट्रू फॉल्स की जगह एक बोल सकते हैं, तीनों में से एक ही स्टेटमेंट सही है। हाँ, एक ही सही है। चलो हम इतना भी, स्टार्टिंग में टू, चलो ठीक है। फिर डिस्कस कर रहा है फिर, हाँ एकदम दूसरा चीज क्या, अब यहाँ तुम लोग किसी और का बात कर रहा है। चलो 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 चलो, कोई नहीं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे आज के बाद, बस याद रखना। स्कूल में ये पूछ ही देता है। हाँ, स्कूल में ही बताया था ये वाला ना, आज ही बताया, ले देखो कितना, चलो बता ही दे तो ये आंसर आज। टू वाला क्या लिखा है, चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। कैसे बताओ एग्जांपल। हाँ ठीक है, ले लिए चलो पॉजिटिव चार्ज ले लिए, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, चलो ये पॉजिटिव, उसके बाद पॉइंट लेना है, अच्छा पॉइंट ले लिया, ये रहा पॉइंट प्लस चार्ज, एक न्यूट्रल बॉडी लेंगे, पॉइंट ले, बॉडी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब तो सही यार, रास्ता में सही जा रही है। अब यहाँ पर ये है कि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो F1 और लिखते हैं F2। आप ही बताओ F1 डोमिनेट करेगा कि F2? F1 ही करेगा, क्योंकि ये पास है और वो दूर है, तो नेट फोर्स हमेशा इधर ही आएगा। अगर हम यहाँ नेगेटिव लेते, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो हमेशा एक न्यूट्रल बॉडी, सर एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये हम लोग करते भी थे, कंघी वाला, जब हम लोग घिसते उस समय नहीं बताए थे जानबूझ के, जब हम लोग घिसते थे ऐसे तो इसमें तो चार्ज आता था, पर वो जो पेपर रखते थे उसमें चार्ज नहीं होता था, वो तो न्यूट्रल होता था। तो जैसे ही पास में ले जाते तो उसको क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। तो अट्रैक्ट कब होता था, जैसे ही पास ले जाए तो ये चार्जेस क्या होता था, पहले इंड्यूस होता था, याद है चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो चार्ज पहले इंड्यूस हुआ, तो जो चार्ज पास में आ गया तो नेट फोर्स इधर लगा, इसने इसको क्या कर दिया, अट्रैक्ट।
तो आंसर ये वाला होगा। अच्छा, एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, उसमें इंडक्शन होगा ही नहीं। तो हमेशा ये वाला याद रखना, ये स्कूल वाला पूछ देता है और सब आंसर यही टिक मार के आता है, ये वाला मत टिक मारना। वो सीधा सोचता है चार्ज में कुछ चार्ज है, न्यूट्रल में चार्ज 0, तो कैसे फोर्स होगा। लेकिन आपको इसमें सोचना है कि ये इंडक्शन के हेल्प से होता है, बाय हेल्प ऑफ इंडक्शन। ठीक है, तो हम लोग का देखो पूरा फोर्स रिलेटेड ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई पढ़ के मत आना, ठीक है, हम ही पढ़ाएंगे। कि तुम लोग पढ़ के आता है ना, पता नहीं क्या क्या पढ़ के आ जाता है।